नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे 40 साल पुराने एक ऐसे घटनाक्रम पर जिससे पूरी दुनिया ने कहा था कि ये जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के बराबर का घटनाक्रम है। दरअसल जापान और नागासाकी में तो बम गिरा था, परमाणु विस्फोट हुआ था, लेकिन भोपाल की यूनियन कार्बाइड में जो गैस रिसी थी वो भी एक तरह से रासायनिक जो हादसा था उसकी दुनिया भर में अपने आप में सबसे दुखद मिसाल थी। आज उसी पर हम बात कर रहे हैं क्योंकि 40 साल पहले 1984 2 दिसंबर की रात ये हादसा भोपाल में जब हुआ था, तब इसमें लाखों लोग इसके शिकार हुए थे और सैकड़ों की तादाद में लोग उसी दिन मर गए थे उस गैस की वजह से। बाद में ये आधिकारिक आंकड़ा 3,500 के आसपास पहुंचा, लेकिन जो स्थानीय लोगों का कहना है कि ये आंकड़ा लगभग 1 लाख के आसपास भी हो सकता था, क्योंकि भोपाल के बाहर भी लोगों की मौत हुई थी और बाद में भी अभी तक इस गैस से पीड़ित जो लोग हैं, जो उसके शिकार लोग हैं, उनके मरने का सिलसिला जारी है। और सबसे खास बात है कि जो पीढ़ियां हैं, उनके बच्चे जो हैं वो भी उसके शिकार हुए हैं और वो कई तरह की जेनेटिक बीमारियों के शिकार हो गए। ये तो हुई इस घटना की शुरुआत की बात। आज हम इस पर इसलिए बात करें क्योंकि भोपाल के सांसद आलोक शर्मा ने इस मुद्दे पर आज लोकसभा में बातचीत की है और जो उन्होंने बयान जारी किया, जो संसद में उन्होंने अपनी बात रखी, वो थी यूनियन कार्बाइड की उस फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस निकलने की, जिसने रासायनिक त्रासदी को जन्म दिया था। आलोक शर्मा का कहना था कि उसका जो कचरा है, जो रासायनिक जो बचा हुआ पाउडर, उसको वहाँ से हटाकर कहीं और उसका निपटारा किया जाए, निष्पादन किया जाए। एक दो वाक्यों में अगर इसको समझें तो इंदौर के पास पीथमपुर एक जगह है जहाँ पर इस पाउडर का, इस मिथाइल आइसोसाइनेट गैस की जो पाउडर बने उसका निष्पादन होना है। लेकिन स्थानीय लोग इससे चिंतित हो गए। उनको लग रहा है कि अगर इसको यहाँ, इस कचरे को यहाँ डंप किया गया तो यहाँ भी लोग बीमार होंगे, उनका जल प्रदूषित हो जाएगा और लोग कैंसर के शिकार भी हो सकते हैं, ऐसी आशंका है। इसी पर विस्तार से बात करें उसके पहले सुनते हैं कि लोकसभा में आलोक शर्मा ने क्या कहा था। दिसंबर 1984 की वो दरमियानी रात का 1 बज रहा था। हमारा पूरा भोपाल गहरी नींद में सो रहा था। अचानक लोगों को बिस्तर में खांसी चलने लगी। इसके अंदर हमारे कई हजारों लाखों लोग मौत के आगोश में सोए हुए थे कि इस भीषणतम त्रासदी को आज लगभग 40 वर्ष हो गए हैं। लेकिन आज भी वहां पे मौजूदा जहरीला कचरे का निष्पादन नहीं हो पाया है। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड कारखाने का 337 मीट्रिक टन कचरा निष्पादन के लिए बचा है। 126 करोड़ रुपए की धनराशि यूनियन कार्बाइड के कचरे के निष्पादन के लिए मार्च 2023 में उपलब्ध करा दी गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1 साल से ज्यादा समय बीत गया, कचरे का निष्पादन आज तक नहीं हो पाया। तो हमने सुना कि कचरे का, यानी जो यूनियन कार्बाइड का जो जहरीला पदार्थ है उसका निष्पादन, उसकी डंपिंग नहीं हो पाई है। भोपाल के यूनियन कार्बाइड इलाके में आज भी वो पाउडर मौजूद है, जिसकी वजह से वहाँ का भूजल स्तर जहरीला हो गया है, लोग कैंसर के शिकार हो रहे हैं। और इसकी आशंका ये है कि अगर पीथमपुर में ये डंप किया जाए कचरा तो वहाँ के लोग भी इससे डरे हुए हैं। सवाल है कि 1 साल पहले जिस काम के लिए 126 करोड़ रुपये स्वीकृत होकर आवंटित कर दिए गए, एजेंसी भी इसके लिए तय कर दी गई, लेकिन अभी तक उसका काम शुरू नहीं हुआ है। चर्चा करेंगे, स्टूडियो में मौजूद है इस पर हमारे पत्रकार साथी श्री योगीराज योगेश जी, और ख़ास तौर से भोपाल यूनियन कार्बाइड के निकट रहने वाले और उस त्रासदी को भोगने वाले परिवार के साथ श्री शशि केशवानी मौजूद हैं। इनके बारे में एक खास बात बता दें कि जब ये घटनाक्रम हुआ था 40 साल पहले, उसके कुछ दिनों पहले, कुछ महीने पहले ही इनके बड़े भाई राजकुमार केशवानी जी ने, जिनको ये असिस्ट करते थे, उनका सहायक की भूमिका अदा करते थे, उन्होंने इस त्रासदी की आशंका पहले ही जताई थी और उस मुद्दे पर राजकुमार केशवानी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार भी मिला है। उनके छोटे भाई शशि केशवानी जी पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। शशि जी, आपका स्वागत है। और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ रहेंगे सामाजिक सरोकार से जुड़े श्री रमेश सिंह जी। रमेश सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत योगीराज जी आपके साथ की। मामला अकेले राजधानी भोपाल के उस इलाके का नहीं है जहां ये गैस कांड हुआ था और जिसको पूरे भोपाल ने भोगा था।
सवाल है कि 40 साल बाद अगर उसके जहरीले कचरे को वहाँ से नहीं हटाया जा रहा तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप भाषण दे सकते हैं, चिंता इस पर जता सकते हैं, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं उनकी जो जान सांसत में है उसको आप नहीं बचा सकते। अगर सरकार के फैसले पर अमल नहीं होगा तो जिम्मेदार कौन है? इस पर भी आपकी कोई टिप्पणी हो तो और बेहतर रहेगा। योगीराज जी। देखिए, पहली बात तो है कि चलिए, भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने भोपाल की आवाज़ वहाँ उठाई संसद में, लेकिन अभी देखिए कि अभी तो सेंट्रल में और स्टेट में पिछले 10-12 सालों से एक ही पार्टी की गवर्नमेंट है, और यदि फिर भी ये सवाल उठता है तो ये मतलब एक चिंता की बात है, क्योंकि या तो कहीं ना कहीं लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, सामंजस्य स्थापित नहीं हो पा रहा। और एक महत्वपूर्ण बात है कि पिछली बार एक बार इसके प्रयास हुए थे, और वो प्रयास ये भी होते कि रातों रात यहाँ का कचरा ले जाके और वो पीथमपुर के पास डंप किया गया था, लेकिन वहाँ के स्थानीय लोगों को जब खबर लगी तो उन्होंने इसका विरोध कर दिया। और अभी भी ये जो इसका निष्पादन नहीं हो पा रहा, उसकी मुख्य वजह यही है कि वहाँ के स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं। सवाल इस बात का नहीं कि वहाँ के लोग विरोध कर रहे हैं इसलिए इसमें डिले हो रहा है। सरकार को दूसरा कोई वैकल्पिक स्थान देखना चाहिए, या ऐसा भी नहीं कि साहब पृथ्वी पर ऐसी कोई जगह ही नहीं है कि जहाँ ये कचरा डंप ही नहीं हो सकता। तो ये राजनीतिक इच्छा शक्ति का मामला है, और मुझे ऐसा लग रहा है चूँकि भोपाल का लोकल मामला है तो लोग शायद इतना उसको गंभीरता से नहीं लेते। हम चूँकि भोपाल के बाशिंदे हैं इसलिए हमारी चिंता स्वाभाविक है, लेकिन इंदौर के लोगों को भी कोई इससे फर्क नहीं पड़ना, और वो तो इस बात का इसलिए विरोध करते हैं इंदौर और पीथमपुर के लोग के साथ, वो जहरीला कचरा यहाँ आकर आप क्यों डंप कर रहे हैं। इसलिए सरकार को इसमें बिल्कुल मध्यस्थता करके और वो स्थान खुद तय करने पड़ेंगे कि नहीं, ये जो जगह है इसको फाइनलाइज किया जाए और यह कचरा डंप किया जाए। क्योंकि अब पीथमपुर में जितना विरोध हो रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि अब वहाँ कचरा डंप करना बड़ा मुश्किल होगा। यद्यपि यह बात सही है कि 126 करोड़ की राशि सैंक्शन हो चुकी है, लेकिन उसको भी 1 साल हो गया। तो ये राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कर क्या रही थी? तो ये सरकार, आलोक शर्मा का बहुत बड़ा सवाल तो सरकार से ही है। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण मसला उन्होंने उठाया, लेकिन मैंने ये कहा है कि ये जब तक इसकी जगह आप ऐसी न्यूट्रल जगह तय नहीं करेंगे तब तक ये डंप नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप जहाँ भी डालेंगे वहाँ के लोग इसका विरोध करेंगे। तो या तो हो सकता है कि इसमें और लंबी कोई पॉलिटिक्स हो, क्योंकि पीथमपुर के लोग इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं, और एक बार इसकी कोशिश हो चुकी है। रातों रात यहाँ से 48 मीट्रिक टन कचरा उठा के ले जाया गया, जो बिना किसी कान किसी को खबर नहीं लगी, और इसके लिए माफ़ी मांगी जयराम रमेश ने एक बार। तो ये एक दीगर बात है। अब चूँकि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी पॉलिटिक्स का मसला हो गया है, लेकिन अभी स्टेट और सेंट्रल दोनों एक ही दल की सरकार है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अच्छा समय है और इसका कोई हल निकालना ही चाहिए। बिल्कुल योगीराज जी, जो आपने चिंता जताई है, हम लोग पीथमपुर वासियों की चिंता में शामिल हैं। हम लोग से मतलब हम भोपाल के लोग इस बात की चिंता करें कि जिस हादसे को हमने झेला है, अगर उसकी 1% भी कहीं आशंका है उसके कचरे को डंप करने की, हालांकि सब कुछ काम वैज्ञानिक तरीके से होगा, हर चीज़ की सावधानी बरती जाएगी और पीथमपुर के नागरिकों को कोई इसमें किसी तरह का खतरा नहीं होगा। लेकिन अगर वो ऐसा महसूस करते हैं तो जाहिर है, जो आपने कहा कि सरकार को इसका स्थान तय कर सकती है जो निर्बाध रूप से ऐसा हो जहाँ पर किसी को कोई नुकसान की आशंका दूर दूर तक ना हो। इसके लिए न केवल मध्य प्रदेश बल्कि मध्य प्रदेश के बाहर भी अन्य किसी राज्य में ऐसी जगह जो बहुत वीरान हो, सुनसान हो, वो रेगिस्तान हो सकता है, वो कुछ भी ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पर ना तो नागरिक आबादी हो, ना कोई वन्य क्षेत्र हो और ना उसका किसी कृषि उत्पाद से कोई रिश्ता नाता हो। तो ऐसा नहीं है कि देश भर में कोई ऐसा स्थान नहीं है जो उस कचरे को डंप करने के लिए उपयुक्त ना हो। पीथमपुर है तो आप छोड़ दीजिए। सवाल ये है कि सरकार की मंशा और उसकी इच्छा शक्ति। केसवानी जी, इस पूरे मामले को अगर हम भोपालियों की भाषा में कहें तो वो तो इतने खिलंदड़ हैं, इतने निडर हैं और इतने जिंदा दिल हैं कि वो अब कहते हैं, मुझे याद है कि गैस कांड के बाद जब इस पर लोग बात करते थे तो भोपाल का हर नागरिक बड़ा साइंटिस्ट जैसे के अंदाज में बात करता था। वो मिक नाम की गैस का बाकायदा पूरा नाम लेता था, मिथाइल आइसोसाइनाइड, और उसके बारे में फार्मूले का भी जिक्र करता था और ये भी बताता था कि दोबारा गैस निकल जाए तो हम उससे बच कर दिखा सकते हैं। भोपालियों का अपना अंदाज़ है, वो कहते थे कि अगर अब की बार गैस निकली तो आंखों पर गीला रुमाल लगा लेंगे, पानी की टंकी में छुप जाएंगे और मुंह पर गीला तौलिया रखने से हम उस
कि पूरे जो उसकी मारक क्षमता उससे बच जाएंगे, तो ये तो भोपालियों की जिंदादिली का सवाल है। वो अपनी छाती पर अभी भी 40 साल के बाद भी उस कचरे को रखे हुए हैं, लेकिन सरकार इस मामले में नाकाबिल और नाकारा साबित हो रही है कि 40 साल बाद भी वो उस मौत के सामान को कहीं रखने की जगह नहीं ढूंढ पा रही है। ऐसा नहीं कि पूरे देश में कोई जगह ना होगी। आपकी राय इस पूरे मसले को किस ढंग से देख रहे हैं? देखिए राघवेंद्र जी, मैं आपको बताऊं, जिस टाइम लोग पूरा भोपाल एक तरफ भाग रहा था, क्योंकि हमने काफ़ी उसके बारे में छापा था, उसकी बहुत स्टडी की थी, हमने करीब 2 साल तक स्टडी की थी कि क्या है, क्या ये गैस, किस तरह से इससे बचा जा सकता है। भोपाल के जो लोग कहते थे पानी से बचा जा सकता है, चश्मा लगाया जा सकता है या दूसरी चीज़ें की जा सकती हैं, वो एक हकीकत है, उसको कुछ मात्रा में कम किया जा सकता है। जब एक तरफ भाग रहे थे यूनियन कार्बाइड से लोग, मैं उसके विपरीत दिशा में यूनियन कार्बाइड की तरफ, मैं और मेरे बड़े भाई दोनों ही गए थे, अपनी अपनी स्कूटरों पे गए थे उस ज़माने में। लेकिन हम यही करके गए थे, मफलर गीले लपेट के गए थे, चश्मे पहन के गए थे, हालांकि आंखों में जलन हो रही थी, अंदर घुटन भी हो रही थी। वो भोपालियों की एक सोच है, वो उनकी एक जिंदा दिली है, वो जिंदा दिली बाकी शहरों में शायद कहीं नहीं रहती। सबसे बड़ी बात यह है, अक्लमंद लोग तो इसको बेवकूफ़ी भी कहेंगे, हाँ, कि मौत की तरफ आप जा रहे हैं। नहीं, लेकिन उनकी उसकी सुरक्षा देखिए, हमने तो क्योंकि रिपोर्टिंग की थी उसकी, बहुत लंबे अरसे तक की थी, 2 से 3 साल तक हम उस पर काम करते रहे थे। हमें तो थोड़ा सा पता था, हम अपनी जान जोखिम में डाल, पत्रकार एक जान अपनी जोखिम में डाल ही सकता है शहर को बचाने के लिए। हमने तो इस शहर को बचाने के लिए, हमने लिखा भी था, बचाइए हुजूर इस शहर को बचाइए। हमारे बड़े भाई ने यही हेडिंग दी थी अखबार में, न समझोगे तो मिट जाओगे दुनिया वालों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी जहाँ के दास्तानों में। 1 से 1.5 घंटे के अंदर इंसानी लाशों का ढेर जो हुआ भी, हमने सुप्रीम कोर्ट पे कोर्ट पिटीशन भी दायर की थी। समझने की बात यह है सबसे पहले कि ये यूनियन कार्बाइड यहाँ से पहले जब अमेरिका में थी तो वह 350-400 किलोमीटर वहाँ पे थी, जहाँ आबादी का नामो निशान नहीं था। 400-450 किलोमीटर तक भोपाल में किस तरह से आपने देखा वो आई, किस तरह से स्थापित हुई, राजनीतिक संरक्षण किस टाइप का था। अब सवाल ये है, जो वहाँ कचरा पड़ा है, ये कचरा आया कहाँ से? सबसे पहली बात ये है, ये वो कचरा है जो गैस न्यूट्रलाइज की गई थी गैस ट्रेजेडी के बाद, और उसके पहले का जो प्रोसेस का कचरा रहता था वहाँ पे ट्रायल के टाइम का, ये वो कचरा है। इसको आप कहीं भी जिस तरह से सोच रहे हैं वहाँ डंप कर देंगे, वहाँ डंप कर देंगे, वो नहीं होगा। उसका कोई ना कोई पहले उपयोग ढूंढना पड़ेगा। जो सरकार इस मामले में बिल्कुल फेल्यूर रही है, खाद आज भी बनती है, केमिकल आज भी बनते हैं, कीटनाशक आज भी बनते हैं, वो उसी के उपयोग में आएगा। उसके अलावा आप ये सोचें कि हम ले जाए कहीं डंप कर देंगे तो वहाँ की ज़मीन खराब होगी, जंगल में ही पटक देंगे, जंगल ख़त्म हो जाएगा। शहर के पास रखेंगे, पानी प्रदूषित हो जाएगा, लोगों को 1000 तरह की बीमारियाँ होंगी। ये सोचना लोगों का बहुत गलत था कि गैस ट्रेजेडी हो गई साहब, 3000 लोग मर गए, 5000 मर गए, बाहर के हमने लाखों लोग मान लिए। लेकिन ये पीढ़ियां पीड़ित हुई हैं, कई पीढ़ियां। आज भी आप जो बच्चे पैदा होते हैं उस इलाके में जो गैस इफेक्टेड हैं, आप देखेंगे उनको कई दिक्कतें रही। कोरोना में उसका सबूत मिला कि यहाँ पे लंग्स सब लोगों के, उस एरिया में रहने वाले अधिकतर जो गैस इफेक्टेड रहा है उनके वीक रहे, और उनकी मृत्यु का बड़ा कारण वो है। कैंसर पेशेंट आपको जितने भोपाल में मिलेंगे आपको अन्य शहरों में नहीं मिलेंगे। 10 बीमारियां ऐसी हैं जो भोपाल में ही मिलेंगी, आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। सरकार इस पर बिल्कुल कोई विचार नहीं किया, न मरीजों के लिए किया, न यूनियन कार्बाइड के लिए किया। आप क्या समझते हैं? आज ये कचरा तो हटा दिया, जो इंडस्ट्री है वहाँ पे उसकी भी क्या हालत है? वो कहाँ ले जाएंगे निकाल के? उसकी कोई प्लानिंग नहीं कर रही, न स्टेट गवर्नमेंट न सेंट्रल गवर्नमेंट। जबकि काम ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, क्योंकि परमिशन जो है, पहली परमिशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से मिली थी, कोई स्टेट गवर्नमेंट से नहीं मिली थी। स्टेट गवर्नमेंट से बाद में मिली थी। उस टाइम पे वर्क्स मैनेजर थे मिथाइलो आइनोसाइनाइड जो था, मिस्टर मुकुल, जो नरसिम्हा राव के दामाद थे। तो उनसे जब एक बार मेरी बात हुई थी मुकुल से, तो मैंने पूछा था, कल पे ये दुर्घटना होती है, ये गैस यूनियन कार्बाइड कहीं शिफ्ट करना पड़े, तो कहला नहीं, कुछ नहीं, कहला 200-500 लोगों की जान जाएगी इसमें, और कुछ इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो उनके लिए तो क्या था कि एक साधारण सी बात थी, वो बिल्कुल मजाकिया एक अंदाज में कहा था, लेकिन वो एक हकीकत है, मैं जानता हूँ। दरअसल वो गिनी पिग जैसा मामला था कि अगर
मरे तो एक प्रयोग भी हो जाएगा और उसके बाद क्या साइड इफेक्ट होते ये भी सालों की रिसर्च का हिस्सा होगा। मुझे लगता है कि ये जो सारा मसला है वो अब बीते दिनों की बात है, जो बहुत ही गंभीर और संजीदा थी और सरकार की लापरवाही कहें या जो भी उस वक्त सरकार का सोच रहा हो, लेकिन उस हादसे ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। मैं रमेश सिंह जी के पास आऊँगा। रमेश सिंह जी, दरअसल यूनियन कार्बाइड की जो फैक्ट्री है वो अब कबाड़ की तरह हो गई, क्योंकि वो भोपाल की छाती पर अभी भी खड़ी हुई है और जिसमें कचरे की बात जो हो रही है उसके लिए शशि केशवान ने कहा कि उसको तो न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, लेकिन अब उसे कहाँ डंप करें। अब उसका एक ही तरीका हो सकता है कि उसका इस्तेमाल किया जाए यूनियन कार्बाइड से 7D नाम की एक कच्चा माने फसलों पर जो कीड़े लगते थे उनको मारने का पाउडर बनता था, जिसको 7D के नाम से जाना जाता था। या तो उस न्यूट्रलाइज कचरे से, उस पाउडर से वो केमिकल बनाया जाए, कुछ कीटनाशक तैयार किया जाए, उनको खेतों में फसलों में इस्तेमाल किया जाए, जो उसका काम था। अगर आप उसको रखे रहेंगे तो वो तो एक बम की तरह है, आप जहाँ भी उसको गाड़ेंगे, जिस धरती पर उसको दफन करेंगे वो निश्चित रूप से धरती जहरीली हो जाएगी, क्योंकि उसका इस्तेमाल किए बिना आप करेंगे तो वो एक खतरा है और हर आदमी उससे डरेगा। पीथमपुर के लोगों की जो चिंता है उसके हम साथ हैं और उसमें उनका समर्थन करते हैं। जाहिर सी बात है कि कौन आदमी चाहेगा कि कोई मुसीबत उनके सर आए। आपकी राय? राघवन जी, जिस तरह से 40 साल में भी इस समस्या का हल नहीं हुआ, जबकि इससे ये लगता है कि सरकारों में रत्ती भर भी गंभीरता नहीं है। जब लोग मरे थे, जब ये घटना घटी थी, तब तो त्वरित रूप से सरकारों ने कार्रवाई की थी, मुआवजे के लिए भी, स्वास्थ्य के लिए भी, लेकिन इसके बाद उसकी किसी ने सुध नहीं ली। नहीं तो आप ये देखिए कि केशवानी जी ने ये बताया है कि उसको न्यूट्रलाइज करने के बाद जो बेस्ट मटेरियल बचा है वो है जहरीला। तो सरकारें चाहे तो जो केमिकल पेस्टिसाइड बनाने वाली कंपनियां हैं उनको फ्री में दे सकती है कि भैया इससे आप अगर कोई पेस्टिसाइड बना ले तो बना लीजिए। इस तरह से उसका उपयोग भी हो जाएगा और वो एक प्रकार से डंप भी हो जाएगी। दूसरी बात ये है राघवन जी कि मैंने अमेरिका में एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी कि जो परमाणु कचरा होता है वो तो इससे बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, तो उसको बड़े वीरान जगहों में कंटेनर बनाए जाते हैं, उसके वो जो बंकर बनाए जाते हैं और उसमें उसे डंप करके और उसकी सुरक्षा के भी बाकायदा इंतजाम किए जा सकते हैं। तो सरकारें अगर चाहती, अब देखिए पीतमपुर के लोगों की चिंता वाजिब है, जो हमने भोपाल में भोगा वही पीतमपुर के लोग क्यों भोगे, उनका भी स्वास्थ्य है और कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि उसके आसपास कोई जहर, इतना खतरनाक जहरीला पदार्थ डाला जाए। तो वो अपनी जगह सही है, लेकिन सरकार को इसके लिए दो ही तरीके हैं। एक तो ये पेस्टिसाइड कंपनियों से बात करें कि वो इसका कोई उपयोग कर सकते हैं क्या, उनको फ्री में दे दें, अगर उसका उपयोग वो कर सकते हैं तो उसको दे दें। और दूसरा ये है कि उसको कहीं वीरान जगहों में ले जाकर, जहाँ चाहे वो रेगिस्तान हो चाहे पहाड़ी क्षेत्र हो, और उसमें बिल्कुल वाटर प्रूफ बंकर बना के, जिस तरह परमाणु कचरे को डिस्पोजल किया जाता है वैसे ही इसको डिस्पोजल करने का कोई उपाय करें। वरना अब जैसे वो जो फैक्ट्री है वो भी जर्जर होती जा रही है, अब भविष्य में उसकी कोई देखरेख करने वाला नहीं है, भविष्य में लोग भी घुसेंगे उसमें, जानवर भी घुसेंगे। अच्छा, कंपनी फैक्ट्री के अंदर भी हजारों टन माल जो है वो कचरा डंप है, अभी बताते हैं उसके पीछे एक तालाब है वो बहुत जहरीला, और वहाँ का जो भूमिगत जल है वो अब आप ये देखिए पंजाब में क्या हुआ था, यही हालात वो थे। वहां पे भी औद्योगिक कंपनियां अपना जो जहरीला पानी है वो ट्यूबवेल के माध्यम से जमीन में डाल देती है, और आज पूरे पंजाब में इतने मतलब कैंसर के मरीज हमारे जो गेहूं की कटाई करने आते हैं वो बताते हैं हमारे यहाँ कैंसर के मरीजों की कोई मतलब गिनती नहीं है। वहां तो एक वो ट्रेन भी चलती कैंसर एक्सप्रेस के नाम से, तो वो स्थिति भोपाल में होगी। तो सरकार को इस पर गंभीरता से सोच, अगर सरकार गंभीरता से सोच ले तो कोई बड़ी बात नहीं। जब परमाणु कचरे को डंप किया जा सकता है तो ये तो न्यूट्रलाइज कचरा है, ये उतनी गंभीर बात नहीं है। लेकिन इसका सीधा मतलब है कि सरकार इस मामले पर कतई गंभीर नहीं है। वो तो पता नहीं वो आलोक शर्मा ने कैसे इस मामले को उठा दिया, नहीं पिछले 40 साल से तो इस मुद्दे पर कोई आवाज भी नहीं उठ रही थी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। दरअसल ये जो जनप्रतिनिधि उनकी तो लापरवाही थी, उनकी एक तरह से मुद्दे के प्रति उपेक्षा थी, लेकिन आज अगर ये मुद्दा फिर से उठाया लोकसभा में तो सरकार को इस पर वक्तव्य देना चाहिए था कि इस पूरे मसले को हम इसका क्या इलाज करेंगे, क्या रास्ता ढूंढेंगे। लेकिन योगीराज जी, सरकारों की बेशर्मी का एक नतीजा है, एक ये मिसाल है कि 40 साल बाद भी
उस कचरे को डंप करने की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। एक साल से 126 करोड़ रुपए सैंक्शन है, एजेंसी भी फाइनल हो गई है, लेकिन स्थान को लेकर विवाद है और वो कचरा जो है वो भोपाल की छाती पर गड़ा हुआ है, रखा हुआ है। आपकी राय, ये सरकारों की नाकामी भी है और जनहित के प्रति उनकी संवेदनहीनता भी है, आप कैसे सोचते हैं? नहीं, बिल्कुल सही बात है। और इस दौरान भोपाल के ही प्रतिनिधि सेंट्रल में बैठे रहे, सरकार उनकी रही, उसके बावजूद यदि ये स्थान को लेकर दिक्कत आ रही है तो एक चिंता की बात है। लेकिन अब कहने वाले ये भी कह देते हैं दूसरे शहर के या अन्य दल के लोग कि साहब यूनियन कार्बाइड के आगे तो अभी भी बच्चे खेल रहे हैं, बल्कि कई बच्चे तो घुस के खेल रहे हैं, क्रिकेट खेलते हैं उसी जहाँ फैक्ट्री लगी हुई है। तो जब उनको कुछ नहीं हो रहा तो और किसी को क्या होगा। लेकिन चूंकि ये इंटरनेशनल एक त्रासदी थी, अंतर्राष्ट्रीय त्रासदी तो थी, इसलिए कुछ अभी नहीं दिख रहा है, हो तो रहा है लेकिन वो तत्काल नहीं दिख रहा है। उसके रिएक्शन में वहाँ कैंसर ज़्यादा है, वहाँ के लोगों की प्रजनन क्षमता कम हो गई है, लोग पिता बनने की स्थिति में नहीं है, बच्चियाँ माँ बनने की स्थिति में नहीं है। तो ये बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं। इस पर फिर बात आएगी वहाँ के कि जो पीड़ित परिवार है उनके लिए क्या इलाज का इंतजाम है। जो एक हॉस्पिटल बना था वो भी बदहाली का शिकार हो गया है। जो छोटे छोटे एक तरह से डिस्पेंसरी बनी थी गैस पीड़ितों के लिए, वो भी इस समय बड़ी बदहाली और या तो बंद हो गई हैं, वो बदहाली का शिकार है। तो चौतरफा आपदा है। हादसा एक बार हुआ था, उसके बाद तो सरकारों की जो लापरवाही है वो हादसे दर हादसे करती जा रही है। योगीराज जी, नहीं देखिए, ये तो एक त्रासदी थी, ये तो गैस की एक त्रासदी थी, लेकिन ये तो मानवकृत त्रासदी झेल रहा है भोपाल जो झेल रहा है। और अब चूंकि इस मामले का इतना राजनीतिकरण हो गया है कि आप जहां भी डालेंगे वहां लोग उसका विरोध करेंगे। बिल्कुल नहीं। लेकिन चूंकि अब ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक घटना है और अब इसको उतनी सावधानी से करना पड़ेगा, जैसा भी परमाणु कचरे का जो डिस्पोजल निष्पादन करते हैं जी, तो उसमें पैसा की भी बात आएगी और वो कंटेनर बनाने की बात आएगी, लेकिन आपको करना ही पड़ेगा। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि चूंकि अब ये मामला 40 साल से दबा हुआ था, लेकिन जब आलोक शर्मा जब यहाँ से सांसद बने, उनसे पूछा गया तो उन्होंने अपनी 5 प्रायोरिटीज तय की थी। उस प्रायोरिटीज में एक प्रायोरिटी ये भी है कि मैं उस यूनियन कार्बाइड के कचरे को हटा के वहाँ एक राष्ट्रीय स्मारक बनाऊंगा। बिल्कुल। और इसलिए उनकी चिंता ये है कि जब तक ये कचरे का निष्पादन नहीं होगा तो वहाँ कहाँ स्मारक आप बनाएंगे वह। लेकिन कुछ भी हो, आपकी कोई भी महत्वाकांक्षाएं हो, लेकिन इसका समाधान निकालना चाहिए। बिल्कुल। और ये बहुत गंभीर मामला है। और अभी तो दोनों, चूंकि सेंट्रल स्टेट में दोनों एक ही दल की सरकार है, तो अब नहीं निकलेगा तो कब निकलेगा। एकदम ठीक। शशि जी, आपकी राय कि ये जो सारा मामला है, इसमें जो योगीराज जी ने कहा कि वहाँ तो बच्चे भी खेलते हैं, तो बच्चे तो खेलते हैं, वैसे भी इंसानों को सांप जहर से खेलने की आदत है बचपन से ही, सांप भी पकड़ते हैं, शेर से भी लड़ते हैं, लेकिन ये जो बीमारियां हैं वो एकदम से नहीं आती है। उन बच्चों की अगर आप रिसर्च हो रही होगी तो ज़रूर उन पर बीमारियों का लोग एक तरह से निराकरण या तो नहीं कर रहे होंगे, लेकिन वो अजीब किस्म की बीमारियों के शिकार हैं, वो जेनेटिक फेलियर की तरफ भी जा रहा है। बहुत सारी बातें। आपकी राय की इलाज का भी उचित इंतजाम 40 साल में नहीं हो पाया, कुछ वर्षों को छोड़ दें तो? राघवेंद्र जी, मैं बताऊं आपको, क्योंकि अब मैं उस पर रिपोर्टिंग करता रहा हूं, लगातार 40 साल से रिपोर्टिंग करता रहा हूं। मैं फैक्ट्री में बराबर जाता रहा हूं, क्योंकि मेरा फ़र्ज़ बनता है जिस चीज़ को हमने शुरुआत की थी तो उसको अंजाम तक पहुंचाएं ज़रूर। बीच में 2-3 बार ये हुआ था, कुछ बच्चे देखिए कि स्कूल के मुझे, जिसकी जानकारी मैंने ली, ये बच्चे कैसे आ गए, पता चला साहब कि ये फैक्ट्री दिखाने आए, एक पिकनिक थी उनकी, खाना भी वहीं खा रहे थे, जिसका मैंने भारी विरोध किया था। उसी टाइम मैंने संबंधित थाना टीआई को फ़ोन लगाया, बच्चों को वहाँ से बाहर करवाया, उनको किसी कहा पार्क में भेज दो। फिर मैंने पता किया वहाँ के स्थानीय लोगों से कि यहाँ कई स्कूल वाले बच्चों को लेकर आते थे यूनियन कार्बाइड दिखाने। उसके बाद मैंने शासन को पत्र भी लिखे, संबंधित थाने को कहा, एसडीएम को कहा, कलेक्टर को कहा, कमिश्नर भोपाल को कहा। उसके बाद हालांकि रोक लग गई। उसके पहले कई लोग जाया करते थे बराबर वहाँ पे, ये बात मेरे को जानकारी नहीं थी जी, क्योंकि गेट खुले ही हुए हैं वहाँ पे, कुछ गेट टूट भी गए हैं काफ़ी, क्योंकि कुछ लोगों ने सामान, ये और भी खतरनाक है और कुछ सामान वहाँ से चोरी भी होता रहा है, कबाड़ियों के हवाले हो गया। देखिए, मैं आपको बताऊँ, इस फैक्ट्री की जो परमिशन हुई थी, जो शुरुआती परमिशन थी, तो आप जो सेल देखते हैं पेन लाइट साइज के या बड़े सेल देखते हैं, एवररेडी के सेल आते थे, उसके अंदर जो एक सेल रहता है, एक लंबा काले रंग का, पाउडर के अलावा, वो उस मटेरियल में से बनता है जो वेस्ट पड़ा हुआ है। जो पाउडर रहता है ये वही रहता है ना। आप देखते हैं वो कितना सील रहता है उसके अंदर, वो एक पेंसिल नुमा रहता है उसके अंदर। ये वो बनाने के लिए आया था।
वो बनता है जो न्यूट्रलाइज कचरा रहता है उसमें से। ये परमिशन हुई थी, परमिशन होते होते वो बनते बात पूरी करें, समय खत्म हो रहा है जी। बाद में ये बना केमिकल जो है, जो खेतों में कीटनाशक होते हैं चूहा मारने के लिए, जो जहरीले जो भी होते थे, वो सब घटनाएं हो गई। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा, जो जीवित लोग रह गए उनका जो इलाज होना था, वो इलाज का पैसा भी सरकार ने अपने पास दबा दिया और इलाज के बिना कई लोग मर गए, मारे जा रहे हैं। बिल्कुल, ये अलग विषय पर फिर कभी विस्तार से बात करेंगे। अभी तो सवाल है कि इस कचरे का निष्पादन कैसे हो। सरकार, दोनों सरकारों से हम उम्मीद करते हैं कि राज्य और केंद्र दोनों सरकारें जागेंगी अपनी गहरी नींद से और इसका निष्पादन कैसी ऐसी जगह पर करेंगी जहां विवाद ना हो, लोग भी सुरक्षित रहें, वो क्षेत्र भी सुरक्षित रहे और इस पूरे कचरे का निपटारा भी हो जाए। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। रमेश जी आपका साधुवाद, योगीराज जी आपका धन्यवाद, शशि जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो बाखबर में आज सिर्फ इतना ही, कल किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए INDU 24।